लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स। तो ये थर्ड चैप्टर है हमारे ट्वेल्थ का। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं केमिकल। केमिकल का मतलब क्या? वही जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं हमारे, है ना। और काइनेटिक्स जो वर्ड है ये एक्चुअली आया है कहाँ से? काइनेसिस से, जिसका मतलब क्या होता है? काइनेसिस का मूवमेंट, यानी कि केमिकल रिएक्शन का मूवमेंट। मूवमेंट करने का सेंस या कितने स्पीड से हमारा जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, या सिंपली जिसको हम लोग बोल सकते हैं क्या? रेट। रेट कहने का सेंस क्या है कि जैसे आपने फिजिक्स वगैरह में पढ़ा होगा वेलोसिटी स्पीड, है ना, तो वैसा ही क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे। तो इसका क्या मतलब होगा? तो वेलोसिटी पर क्या होता था? चेंज इन डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, है ना, वेलोसिटी या स्पीड। वैसे ही सेम यहाँ पे क्या होगा? चेंज इन कंसंट्रेशन, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, या तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज या चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, दोनों ही चेंज होगा, है ना। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट ही किस में कन्वर्ट हो रहा है? प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ रहा होगा, रिएक्टेंट का अमाउंट कम हो रहा होगा, है ना। तो दोनों का चेंज यानी काइनेसिस का मतलब मूवमेंट, केमिकल रिएक्शन का मूवमेंट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने का एक टाइम, है ना। तो देखो मूवमेंट का मतलब क्या हुआ कि स्पीड। जैसे अगर जो कोई रिएक्शन की बात करें, कोई रिएक्शन बहुत ही फास्ट हो सकता है, कोई बहुत ही स्लो हो सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग लें रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है? काफी ज्यादा स्लो प्रोसेस है। ये तो आपने सभी ने देखा होगा, है ना। जैसे बिल्डिंग्स वगैरह होते हैं वो सभी किससे बने होते हैं? आयरन, है ना। तो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है? काफी ज्यादा स्लो प्रोसेस। वहीं अगर जो बात करें हम लोग एसिड बेस रिएक्शन की, अगर जो आपने पढ़ा होगा या फिर पढ़ा नहीं होगा या फिर लैब किया होगा, तो उसमें देखा होगा क्या कि जो एसिड बेस का रिएक्शन होता है वो क्या होता है? बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है। अभी अगर जो एसिड बेस का टाइट्रेशन करवाया होगा तो वो क्या होता है? काफी फास्ट होता है। अगर जो हम लोग फूड स्पॉइलेज का देखें तो वो काफी ज्यादा फास्ट नहीं होता, काफी ज्यादा स्लो भी नहीं होता, वो क्या होता है? मीडियम होता है। या फिर हम लोग देखें जो केमिकल रिएक्शन है इन्वर्टेज ऑफ शुगर देखें, तो वो क्या? इन्वर्जन ऑफ शुगर, वो ना ही बहुत फास्ट है और ना ही बहुत ही स्लो प्रोसेस है। तो हम लोग, तो एक्चुअली हम यहाँ पे यही सब देखने वाले हैं, मीडियम रेंज वाले प्रोसेसेस। काइनेटिक्स का मतलब समझ में आ गया होगा, है ना, कैसे रिएक्शन कितना जल्दी प्रोसीड करता है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। ओके। तो इससे पहले हमने दो चैप्टर ऑलरेडी पढ़ चुका है, दो केमिकल फिनोमेना, जिसमें से सबसे पहले हमने पढ़ा था क्या? थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं, या फिर खुद से हो पाएगा या नहीं, हमने वो देखा था। तो अगर जो स्पॉन्टेनिटी की बात करें तो हम लोग स्पॉन्टेनियस कैसे पता करते थे थर्मोडायनेमिक्स में? डेल्टा जी से, है ना। गिब्स फ्री एनर्जी, अगर जो गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, हाँ, लेस देन जीरो है, तो वो क्या होता था? वो रिएक्शन हमेशा फिजिबल होता था, है ना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर की बात करें। ओके। वही अगर जो सेकंड टॉपिक की बात करें जो हमने पढ़ लिया है वो है केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने देखा कितना अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएगा, 50%, 100%, 99%, ये। तो हमने सेकंड जो टॉपिक पढ़ा वो क्या पढ़ा? अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दैट विल कन्वर्टेड फ्रॉम रिएक्टेंट इज डिटरमाइंड फ्रॉम कहां से? केमिकल इक्विलिब्रियम। ओके। अभी हम लोग थर्ड जो पढ़ रहे हैं, ये जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा तो बनने में टाइम कितना लगेगा, उसके लिए हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? अभी थर्ड चैप्टर जो स्पीड ऑफ रिएक्शन, जिसको केमिकल काइनेटिक्स बोल रहे हैं, ना, टाइम टेकन टू कंप्लीट द रिएक्शन। ओके। जैसे एग्जांपल के हमने देखा क्या कि जो रस्टिंग ऑफ आयरन था वो काफी ज्यादा स्लो प्रोसेस था। तो ये कितने देर में कंप्लीट होगा? एसिड बेस रिएक्शन है, विद इन सेकंड्स, इसको पढ़ पाना बहुत ही मुश्किल है। स्लो वाले में और ज्यादा डिफिकल्ट है ना, क्योंकि अब बहुत ज्यादा टाइम लगेगा तो हमारी एज ही नहीं रहेगी तब तक, उसके लिए दूसरे दूसरे लोग ढूंढने पड़ेंगे। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है इसको समझने के लिए, जो स्पीड ऑफ रिएक्शन कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने थर्मोडायनेमिक्स में क्या पढ़ा कि डायमंड से हम क्या बदल सकते हैं? ग्रेफाइट में। पर टाइम टेकन जो है इसका हमको बताता है केमिकल काइनेटिक्स, वो क्या है? काफी ज्यादा लॉन्ग है, और ये इतना लंबा है कि हमारी कई पुश्ते निकल जाएंगे इसमें, ठीक है, डायमंड टू ग्रेफाइट में। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है कि ये होगा रिएक्शन, पर अगर जो हम देखेंगे अपनी आंखों से हमारी पूरी जिंदगी निकल जाएगी, पर वो अमाउंट जो चेंज होगा वो क्या होगा? बहुत ही कम। और केमिकल क्लियर नहीं बताता है कि कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, पर ये टाइम टेकन जो है वो इतना ज्यादा है कि हमको ऐसा लगता है कि रिएक्शन हो ही नहीं रहा है, या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि डायमंड क्या लगता है हमें? परमानेंट है। लेकिन लेकिन जो थर्मोडायनेमिक्स है वो क्या बोलता है कि ये डायमंड कभी ना कभी ग्रेफाइट में कन्वर्ट होगा, और जो टाइम टेकन है वो कौन बताता है?
हाँ, केमिकल काइनेटिक्स जो कि हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, उन चीज़ों को रेट ऑफ अ रिएक्शन कैसे डिटरमाइन करेंगे, टाइम टेकन कितना लगेगा, ओके? और अमाउंट का तो पता किससे चलता है? केमिकल इक्विलिब्रियम, है ना? रिएक्शन कोएफ़िशिएंट वगैरह और केमिकल इक्विलिब्रियम में इन सब चीज़ों को हम लोगों ने देखा था, ओके? ठीक है? तो अब हम लोग देखते हैं केमिकल काइनेटिक्स का डिफाइन। तो केमिकल काइनेटिक्स क्या है? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ हाँ, रिएक्शन रेट्स एंड देयर मैकेनिज्म। सिर्फ रिएक्शन रेट्स को नहीं, यानी सिर्फ स्पीड को नहीं पढ़ने वाले हम लोग, इसके मैकेनिज्म। मैकेनिज्म कहने का मतलब ये रिएक्शन होगा कैसे, किस तरीके से दो मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होकर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बनेंगे, ओके? तो अगर जो हम लोग बात करें टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रेट, तो इसको हम लोग तीन तरीके में बांट सकते हैं। जैसा स्टार्टिंग में हमने देखा था, बहुत ही फास्ट, मीडियम, मॉडरेट रिएक्शन और वेरी फास्ट और स्लो, ठीक है? तो अगर जो वेरी स्लो रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो हम लोग ऐसा देख सकते हैं, उसका जो ग्राफ होगा, है ना, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने का, या फिर जो रिएक्टेंट है उसका अमाउंट घटने का, है ना? हम लोग अगर जो यहाँ पे रिएक्टेंट बना रहे हैं तो उसका अमाउंट क्या होगा, घटेगा। और यहाँ पे टाइम, तो वेरी स्लो वाले में क्या होगा, एकदम स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मतलब टाइम बढ़ने के साथ वहां पे कोई भी हमें रिएक्टेंट में चेंज नहीं दिखेगा, बहुत ही लंबे समय तक, है ना? चेंज दिखेगा पर बहुत ही लंबे समय के बाद दिखेगा, जैसे डायमंड से ग्रेफाइट का कन्वर्जन, और रस्टिंग ऑफ आयरन भी बोल सकते हो आप, ये हमने देखा। वहीं अगर जो हम लोग बात करें मॉडरेट रिएक्शन की, मॉडरेट रिएक्शन वैसा होगा जो हमें क्या दिखेगा, यानी जो टाइम के साथ हमें चेंज होता हुआ दिखेगा, जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं अपनी आंखों से। जैसे कि इन्वर्जन ऑफ शुगर वाला एग्जांपल देखा, या फिर जो फूड है उनका सड़ना, तो उनका जो रिएक्टेंट होगा कैसे कैसे डिक्रीज हो रहे हैं टाइम के साथ, वो हमें एक्चुअली पता चल पाएगा, ओके? हाँ, इन्वर्जन ऑफ शुगर। वही अगर जो हम लोग फास्ट या वेरी फास्ट रिएक्शन की बात करें, तो हमने क्या देखा, एसिड बेस रिएक्शन, जहां पे क्या हो रहा था, ये बहुत ही जल्दी कन्वर्ट हो जा रहे थे किसमें, प्रोडक्ट में। यानी जो रिएक्टेंट है वो इतना जल्दी डिक्रीज हो जाएगा कि हम उसको स्टडी नहीं कर पाएंगे, ओके? तो ये कुछ इस टाइप से इसका सब हो जाएगा, ओके? रिएक्टेंट से डिक्रीज इन कंसंट्रेशन जो होगा वो एक्चुअली, देखो ब्रैकेट में ऐसा लिखने का क्या मतलब होता है, कंसंट्रेशन, ये हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में भी पढ़ा है, ओके? तो अब ध्यान रखना इन सब बातों का। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए लिख लेते हैं हम लोग क्या, एसिड बेस रिएक्शन। तो अब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं जो केमिकल काइनेटिक्स, उसको टू लेवल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है? एक तो माइक्रोस्कोपिक और दूसरा मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक मतलब जिसको हम लोग ऑब्जर्व कर सके, है ना, जिसको हम लोग देख सके। और माइक्रोस्कोपिक जहाँ पे क्या हो, माइक्रोस्कोप से आप देख सको, है ना, जहाँ पे मॉलिक्यूल्स का साइज मतलब क्या हो, छोटा। और माइक्रोस्कोपिक मतलब बड़े लेवल पे। बड़े लेवल पे कहने का मतलब जहाँ पे क्या हो, कंसंट्रेशन को हम लोग ऑब्जर्व कर सकें, ऑब्जर्व। और माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्या कर सकें हम लोग, मॉलिक्यूल्स आपस में कैसे रिएक्ट कर रहे हैं उसको समझ पाएं, ठीक है? तो हम लोग माइक्रोस्कोपी में क्या देखेंगे, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट और चेंज इन देयर कंसंट्रेशन। वहीं माइक्रोस्कोपी में क्या देखेंगे हम लोग, कि मॉलिक्यूल्स जो हो रहे हैं उनका मैकेनिज्म, किस तरीके से आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, उनकी एनर्जी क्या होगी, ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल। ओरिएंटेशन का मतलब डायरेक्शन बोल सकते हो ना, किस तरीके से आपस में रिएक्ट करेंगे एक दूसरे से, ओके? तो आप लोग देखो नोट्स बनाते जाना पॉज करके, या आप रिवीजन कर रहे हो तो डायरेक्टली फास्ट फॉरवर्ड में देखते जा सकते हो। अब देखो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, रेट। रेट मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन। अब देखो हमने जहां पढ़ा होगा वहां पे फिजिक्स में वेलोसिटी और स्पीड, जैसे वेलोसिटी वगैरह, एक होता है इंस्टेंटेनियस होता है, और एक क्या होता है, एवरेज। तो हम लोग यहाँ पे वही देखने वाले हैं, इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट, यानी एक ही जगह पे। और दूसरा तीसरा क्या, फैक्टर्स अफेक्टिंग देम, उनको कौन से कंडीशन चेंज करने पे क्या होंगे, वो चेंज होंगे, उनका रेट बदलेगा, है ना, किस तरीके से, ओके? जैसे वहां पे क्या होता था, एक्सेलरेशन चेंज करने से स्पीड क्या होती थी, चेंज। फ्रिक्शन चेंज करने से, वैसा ही यहाँ पे फैक्टर्स क्या अफेक्ट करेंगे इनको चेंज होने में, ओके? तो देखो यहाँ पे ध्यान से, जैसे वहां पे क्या होता था, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट, जो चेंज इन डिस्टेंस होता था, है ना, डी डिस्टेंस लिख रहा हूँ यहाँ पे, यानी ऐसा बोल सकते हो, फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल पोजीशन बोल सकते हो जिसको, अपॉन T2 माइनस T1, यही क्या होता था, वेलोसिटी होता था या स्पीड होता था। वैसा ही सेम क्या होगा, रेट, केमिकल रिएक्शन का रेट, यानी चेंज यहाँ पे क्या होने वाला है, कंसंट्रेशन का चेंज। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ किसका, दोनों का, रिएक्टेंट का भी होगा, रिएक्टेंट का कम, और प्रोडक्ट का बढ़ेगा, ठीक है? तो इसी को होगा क्या, पर यूनिट टाइम में जो चेंज आएगा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन का रेट, ओके? तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या हुआ, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, ओके? तो अब देखो यहाँ पे हम लोग रेट को क्या है, शॉर्टकट आर से लिखे हैं ना, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, सपोज शॉर्टकट आर से लिखें तो क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और
प्रोडक्ट। ओके, तो यूनिट क्या हो जाएगा? बस सिंपल सा है, देखो चेंज इन कंसंट्रेशन का मतलब क्या होगा? मोलैरिटी, है ना? मोलैरिटी और टाइम टेकन का मतलब क्या होगा? टाइम। तो यूनिट जो होगा आर का यूनिट, अब देखो 2-3 यूनिट हो सकते हैं इसके। एक तो क्या मोलैरिटी पर यूनिट टाइम है, तो मोलैरिटी पर यूनिट क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। मोलैरिटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ? हाँ, मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है मोलैरिटी, है ना? तो वॉल्यूम, है ना? वॉल्यूम अगर जो हम लोग लिखे तो क्या हो जाएगा एक्चुअली? एन मोल पर यूनिट वॉल्यूम को लीटर और टाइम को सेकंड, मोल मोल पर लीटर सेकंड। या फिर लीटर को और क्या लिख सकते हैं हम लोग? मीटर क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा? मोल पर मीटर क्यूब पर सेकंड। ये सारे यूनिट हैं, ध्यान रखना कोई सा भी आपसे पूछा जा सकता है और कभी भी काम आ सकता है, कोई सा भी। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, तो अब ध्यान रखना इस बात का कि मोल कितने यूनिट आ गए इसके पास? या तो मोलैरिटी पर सेकेंड, मोल पर लीटर सेकेंड, या मोल पर मीटर क्यूब सेकेंड। ओके, तो अब देखो यहाँ पे चेंज इन कंसंट्रेशन भी हो रहा है, चेंज इन प्रोडक्ट भी हो रहा है। तो कंसंट्रेशन क्या होगा? जो रिएक्टेंट का होगा वो धीरे धीरे डाउन होगा, है ना? कम होने वाला है। तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं डिसअपियरेंस। डिसअपियरेंस का मतलब धीरे धीरे कम होना, है ना? यानी हम लोग बोल सकते हैं क्या कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट जो होगा वो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन होगा, है ना? और इसमें हम लोग लगाते हैं क्या? माइनस। डेल्टा आर क्या बताता है? ये कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है ना, ये तो सबको पता होगा। ब्रैकेट क्या रिप्रेजेंट करता है? कंसंट्रेशन को। ओके, तो अब देखो यहाँ पे निगेटिव साइन लगाते हैं। निगेटिव साइन क्यों लगाते हैं? क्योंकि फाइनल जो कंसंट्रेशन होगा, जैसे मान लो सपोज इनिशियल में 5 मोलर था रिएक्टेंट का, है ना? तो धीरे धीरे क्या होगा? ये कम होगा। बाद में क्या हो जाएगा? जाके मान लो 4 मोलर या इससे भी कम। तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो क्या मिल जाएगा? नेगेटिव। ओके, तो निगेटिव ना हो वैल्यू, है ना? रेट को क्या लिखेंगे हम लोग? पॉजिटिव। तो इसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं? डिसअपियरेंस या डिक्रीज वाले में माइनस साइन लगाते हैं। ओके, तो फिजिक्स में जैसा बोलते थे वहां पे क्या एक्सेलरेशन होता था और दूसरा क्या होता था? रिटार्डेशन। अपोजिट डायरेक्शन में माइनस वाले को, है ना? तो आप उसका नाम माइनस ऑफ एक्सेलरेशन ना बोल के क्या बोलते थे? रिटार्डेशन बोलते थे। वैसे यहाँ पे डिक्रीज इन कंसंट्रेशन बोलते हैं या रेट ऑफ डिसअपियरेंस। यानी अब प्रोडक्ट का क्या समझ गए होंगे आप? डिसअपियरेंस है तो क्या होने वाला है? वो अपीयरेंस होने वाला है ना। जैसे एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन, वैसा ही सेम ऐसा यहाँ पे रेट ऑफ अपीयरेंस यानी इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ क्या प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस आएगा क्योंकि प्रोडक्ट क्या होगा? हमेशा बढ़ेगा, तभी तो रिएक्शन क्या होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। या हमारा मेन एम ही क्या होता है कि रिएक्टेंट जो हमने यूज किया उससे क्या बने? प्रोडक्ट। जैसे आपने मनी लगाया है तो उसका क्या हो? ग्रोथ। पैसा बढ़े। आप ऐसा सोच थोड़ी सोचते हो कि पैसा क्या हो? धीरे धीरे घटे। या जैसे आप पढ़ने गए हो, है ना? पढ़ रहे हो तो आप क्या सोचते हो कि नॉलेज में इंक्रीज हो। ऐसा थोड़ी है कि जो बचपन में पढ़ा है वो भी गायब हो जाए, आप ये नहीं सोचते। ओके, तो देखो बस इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है ना। चेंज इन कंसंट्रेशन R2 माइनस R1 का मतलब क्या है? फाइनल माइनस इनिशियल। वैसा ही टाइम टेकन का क्या मतलब है? T2 माइनस T1। अगर जो आप घड़ी से देख रहे हो तो या तो आप सीधा जीरो से स्टार्ट करो और पूरे टाइम को एक साथ लिख दो। ओके, तो इस क्लास में हम लोग बस इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? ये जो रेट पढ़ा हमने वो इंस्टेंटेनियस और दूसरा कौन सा? एवरेज। उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो ये बस इंट्रोडक्शन था। इसके बाद हमारा जो मेन टॉपिक स्टार्ट होगा एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट को हम लोग देखेंगे। ओके, आई थिंक ये क्लियर होगा। तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।